हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक प्री बोर्ड परीक्षा का वायरल पेपर लेकर आया हूं 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। प्री बोर्ड परीक्षा का ये वायरल पेपर आपके हर एक स्कूल विद्यालयों में पूछा जा रहा है और आपका जो मेन पेपर है 24 तारीख को आपका अर्थशास्त्र का पेपर है और उस दिन भी इस पेपर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिल जाएगा। इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, हर एक प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। पेपर कोड आप देख लीजिए 301 FM ये पेपर कोड है और इस कोड का पेपर आपके हर एक विद्यालयों में आ रहा है। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर नाम रहेगा। अर्थशास्त्र का पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा अर्थशास्त्र में। नोट में है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए, निर्देश आप लोगों को पेपर यानी जो मेन पेपर होगा उसमें भी पढ़ना है और जो आपका प्री बोर्ड होगा उसमें भी अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें सबसे फर्स्ट निर्देश है कि सभी प्रश्न इस पेपर में दिया है अनिवार्य। दूसरा जो पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में आपको देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 300 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तीसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित रहेगा। अब देखिए, शुरू में आप लोगों के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न ये अर्थशास्त्र में दिए जाएंगे जो कि आपकी बुक से ही रहते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, भुगतान संतुलन में एक देश के निवासी और शेष विश्व के बीच के किन अवयवों के लेन देन का विवरण होता है। अब देखिए, स्क्रीन पर आप सभी को 4 विकल्प दिख रहा होगा और ये 4 विकल्प में से एक विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु, सेवा, परिसंपत्ति या ये सभी, तो इनमें से आंसर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी वस्तु भी है, सेवा भी है और परिसंपत्ति भी है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसके आंसर को कमेंट में यदि आता है तो दीजिएगा, नहीं तो मैं आंसर बता दिया हूं। याद रखिए, पेपर में आएगा तो इसी तरीके से लिखना है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति में बाजार कीमत, जो अतिरिक्त पूर्ति की जो स्थिति में बाजार कीमत घटती है, बढ़ती है, सामान्य रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घटती है यानी अतिरिक्त जो पूर्ति होती है इसमें बाजार कीमत घटती है, तो दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है इस पेपर का, वायरल पेपर है और सेम टू सेम पेपर आपके 24 फरवरी 2026 के यूपी बोर्ड एग्जाम में ये अर्थशास्त्र का पेपर आएगा। तीसरा प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं में किसको सम्मिलित किया जाता है। तो जो आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है ये चिकित्सा को किया जाता है, ना मंदिर जाना, ना दान देना, या इनमें से कोई नहीं। आपके तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि जब किसी वस्तु ब्रैकेट में टीवी, फ्रिज के प्रयोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है तो वैसी वस्तु की मांग होगी। लोचदार, बेलोचदार, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भैया चौथे नंबर जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो लोचदार हो जाएगा, यानी 4 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ जाइए 5वें नंबर प्रश्न पर। आगत प्राप्त, क्या लिखा हुआ है, आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किए जाने वाला व्यय कहलाता है। तो जो भैया किए जाने वाला व्यय कहलाता है, क्या लाभ हो जाएगा या लागत हो जाएगा या आगम हो जाएगा उत्पादन। देखिए, इनमें से एक विकल्प तो सही है। अब भैया वो कौन सा विकल्प सही है आपको पता नहीं है तो याद रखिए इनमें से लागत हो जाएगा। आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किए जाने वाला व्यय कहलाता है वो लागत। 5वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। तो एक जो है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। पिछले कुछ वर्षों से ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं और उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए टिकाऊ की बात हो रही है स्टूडेंट बहुविकल्पी में, तो इनमें भोजन जो है टिकाऊ वस्तु नहीं है, ये रोज हमें सुबह फ्रेश होना पड़ता है। तो 6 नंबर का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ जाइए 7वें नंबर प्रश्न, भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन जारी करता है। मुद्रा यानी रुपया होता है और एक सिक्का होता है, तो रुपया को जो है भैया जो है रिजर्व बैंक जारी करता है। 7वें का आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए मुद्रा
देखिए मुद्रा सरकार के द्वारा होता है, वाणिज्यिक बैंक के द्वारा और रिजर्व बैंक के द्वारा। इन तीनों के कार्य से भारत में मुद्रा का पूरा जो है हर एक स्टेट, हर एक जो है राज्य में जाता है। स्टेट यानी राज्य और उसकी राजधानियों में जाता है पूरे देश में। ठीक है, तो भारत में मुद्रा ये रिजर्व बैंक भी जारी करता है, सरकार भी जारी करता है, वाणिज्यिक बैंक, यानी ये सभी पर आपको टिक लगा देना है। 7वें पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो पहले शक्तिकांत दास थे, लेकिन जो अब नए हो चुके हैं, यानी यहाँ पर देखिए पहले कौन थे भैया, शक्तिकांत दास थे। अब जो नए हो चुके हैं संजय मल्होत्रा हो चुके हैं। इनका जो यानी 11 दिसंबर 2024 को 11 दिसंबर 2024 को ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। कौन, संजय मल्होत्रा। पहले जो है शक्तिकांत दास थे। ठीक है, तो 8वें का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका मूल्य इकाई से अधिक हो सकता है। तो किसका मूल्य इकाई से अधिक हो सकता है, एपीएस यानी एवरेज, देखिए प्रोपोर्शनलिटी टू सेव इसको कहते हैं। तो 9 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति का समर्थन कौन से अर्थशास्त्री ने किया है। तो ये प्रश्न समझ लीजिए 10 नंबर, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। प्रो कैंस हो जाएंगे राइट आंसर 10 नंबर प्रश्न का सी। तो ये टोटल 10 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी बुक से शुरू में पेपर में आएंगे। इसका आंसर मैंने बता दिया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं तो आपके पेपर में टोटल 8 ही प्रश्न ये दिए जाते हैं और हर एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। चलिए इसका भी मैं आपको प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी कुछ इसमें से आप लोगों को मिलेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में जो आप जाओगे ना तो देखोगे कि ये प्रश्न मैंने याद किया था इस पेपर से, तो सर ने बताया था ये आया था। तो जब आप जाओगे पेपर में तो यही सारे प्रश्न पेपर में भी आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ये याद रखिए। अब आ जाइए 11 नंबर प्रश्न पर कि अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। परिभाषा देना है अवसर लागत का, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए अवसर लागत से अभिप्राय उस छोटी हुई, यहाँ पर देखिए उस छोड़ी हुई, यहाँ पर छोटी नहीं स्टूडेंट, छोड़ी हुई वस्तु अथवा अवसर की लागत से है जिसके बदले किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जाए अथवा किसी अन्य अवसर का चुनाव किया जाए। तो ये 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट, वीडियो को रोक कर भी आप ज्यादा जानकारी के लिए समझ सकते हो। 12 नंबर प्रश्न है सीमांत तुष्टि गुण तथा कुल तुष्टि गुण में कोई एक अंतर बताइए। कोई एक अंतर बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। सीमांत तुष्टि गुण की प्राप्ति किसी वस्तु की अंतिम या सीमांत इकाई के उपभोग से होती है, जबकि कुल तुष्टि गुण की प्राप्ति किसी वस्तु की उपभोग की, यहाँ पे देखिए उपभोग की गई समस्त इकाइयों के सीमांत तुष्टि गुणों के योग से होती है। तो ये जो सीमांत तुष्टिगुण है तथा कुल तुष्टिगुण में कोई एक अंतर बताना था। ये आप लोग इसका अंतर देख सकते हो 12 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर जो प्रश्न है कि मांग के नियम की मान्यताएं बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है, यानी ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न 8 प्रश्न रहेगा, तो 8 तिरिक 24 नंबर आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। जब आप भैया प्रश्न का उत्तर दोगे तभी मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। 13 नंबर जो प्रश्न है तो इसका उत्तर देखिए। मांग के नियम की मान्यताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सर्वप्रथम मांग का नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो यथावत बनी रहनी चाहिए। वो क्या है, यथावत बनी रहनी चाहिए। दूसरा है उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, पसंदगी आदि मान, फैशन एवं आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फैशन एवं आदत में क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा होना चाहिए, देखिए तीसरा हो जाएगा विचाराधीन वस्तु की संबंधित वस्तुओं परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट है मांग के नियम को दर्शाती हैं भैया। ठीक है, ये देखिए मेरा एक आदत हो चुका है भैया करने का, तो प्लीज़ आप लोग इसको गलत मत समझिएगा। ठीक है, भाई बहन आप लोग हमारे हैं और अच्छे से हम आप लोगों की तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो ये 13 नंबर प्रश्न का सही से उत्तर मैंने बता दिए। अब आ जाइए 14 नंबर प्रश्न पर। लागत से आप क्या समझते हो। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट में प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, काफ़ी रिसर्च से इन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ और इस बार के पेपर में ये सारे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये मैं जो है अपने दावे के साथ कह सकता हूं। 14 नंबर प्रश्न है कि लागत से आप क्या समझते हैं और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसके बारे में बताना है।
उत्तर देखिए कि लागत से अभिप्राय उन सभी भुगतानों से होता है जिन्हें कोई उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की उपभोग के लिए करता है। उत्पादन लागत इक्वल टू लगान कच्चे माल का मूल्य प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस वेतन प्लस मूल्यह्रास प्लस बीमा व्यय प्लस सामान्य लाभ, ये होता है। यहाँ पर देखिए उत्पादन लागत से इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लागत का परिभाषा मैंने देता दिया और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। लगान कच्चे माल का मूल्य प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस वेतन सैलरी इसी को कहते हैं, मूल्यह्रास प्लस बीमा, ठीक है, प्लस सामान्य लाभ। ये 14 नंबर प्रश्न का बाकायदा उत्तर है और आप लोग देख सकते हो। अब आ जाइए 15 नंबर प्रश्न पर। देखिए जो 15 नंबर प्रश्न है पूर्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आप सभी के सामने है। पूर्ति वक्र क्या है? व्हाट इज पूर्ति वक्र? उत्तर देखिए पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय देखिए प्रस्तुतिकरण है जो वस्तु की कीमत तथा इसकी पूर्ति की मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को क्या है प्रकट करता है। जो धनात्मक संबंध है इसको प्रकट करता है। ये 15 नंबर प्रश्न का मैंने बाकायदा उत्तर आपको बता दिया है। अब आ जाइए 16 नंबर प्रश्न पर। समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए। समष्टि आर्थिक अध्ययन के हमें क्या है 2 उदाहरण देना है। 2 उदाहरण दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। सबसे पहला है राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार व राष्ट्रीय आय का निर्धारण शामिल है। जो राष्ट्रीय आय का क्या निर्धारण शामिल है क्योंकि यही अनैच्छिक बेरोजगारी का कारण बनते हैं, क्योंकि यही अनैच्छिक बेरोजगारी का क्या बनते हैं कारण बनते हैं। और जो सेकंड वाला जो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, ये देखिए व्यापार चक्र का सिद्धांत। व्यापार चक्र के सिद्धांत में समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापार चक्र के सिद्धांत का अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड, जो आपका खंड खा आता है यानी सेक्शन बी अर्थशास्त्र में, उसके जो फर्स्ट चैप्टर है उससे ये लिया गया प्रश्न है। ये यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आ जाइए 17 नंबर प्रश्न पर। दिया है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन को समझाइए। यानी बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग देखिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास यानी ब्रैकेट में दिया है कि मशीनों की घिसावट मूल्यह्रास की अनुमानित लागत ब्रैकेट बंद को घटाने से युद्ध राष्ट्रीय यानी अनुमानित लागत को घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय भी क्या भैया इसको कहा जाता है। ये 17 नंबर प्रश्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का या क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाइए 18 नंबर प्रश्न पर। विमुद्रीकरण क्या है? आखिरी प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। इसके बाद में हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा जो कि 6 प्रश्न होगा। देखिए विमुद्रीकरण क्या है इसका परिभाषा और देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। 3 नंबर का प्रश्न है इसमें। देखिए भारत सरकार 500 रुपये और 1000 रुपये। देखिए विमुद्रीकरण का सिंपल सा अर्थ है नोटबंदी। क्या अर्थ है? नोटबंदी। इसका हिंदी में जो अर्थ है विमुद्रीकरण का नोटबंदी है। भारत सरकार 500 और 1000 रुपयों के करेंसी नोट देखिए विधि ग्रहण नहीं रहे। 500 तथा 2000 के नोटों की एक नई श्रृंखला शुरू की गई। लोगों को कहा गया कि वे 31 दिसंबर 2016 तक बिना किसी घोषणा के पुराने नोटों का अपने बैंक खाते में क्या है जमा करा सकते हैं और 31 मार्च 2017 तक घोषणा सहित भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं। देखिए जो नोटबंदी हुआ था प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये 2016 में शायद नोटबंदी 2016 में किया था। जी हाँ 2016 में नोटबंदी किया था 9 नवंबर को 10:45 या 9:45 पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो 1000 और 500 का पुराना नोट है वो नोट बंद कर दिया गया है। उसके आधार पर जो आपकी पुरानी नोट है यानी 500 1000 की वो आप जाइए बैंक में जमा करा दीजिए। नोटबंदी तभी लागू हुआ था 9 नवंबर 2016 को। तो ये 18 नंबर प्रश्न भी मैंने आप सभी को बता दिया है और ये पूरा प्रश्न का उत्तर था। अब इसके बाद में हमारा प्रारंभ हो जाता है यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं, समझा दिया है निर्देश में ही मैंने स्टूडेंट आप सभी को समझा दिया था कि आप लोगों को कैसे प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो है जैसे कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें 50 शब्दों के लिए कहा गया था कि 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। काफ़ी स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय में भैया 100 से लेकर
जो है 150 शब्दों में आंसर लिख लेते हैं, मिलेगा आपको 3 नंबर ही, जितना कहा गया उतना ही मिलेगा, फालतू मिलेगा नहीं। आप चाहे 5 पेज का लिख दीजिए, क्योंकि आपके लिए जो 100 नंबर का पूर्णांक है और भी बच्चों के लिए भी वही पूर्णांक है। आपके लिए 120 का पूर्णांक नहीं कर दिया जाएगा, सबके लिए वो निर्धारित होता है, वो बोर्ड तय करता है। तो जितना पूछा गया है और बाकायदा निर्देश में बता ही दिया जाता है, हर एक सब्जेक्ट के निर्देश दिए जाते हैं कि इतने शब्दों में आपको इन प्रश्नों को लिखना होता है, प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तो उतने ही शब्दों में आपको आंसर देना है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं तो एक प्रश्न के लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा और टोटल 6 प्रश्न इसमें भी दिए जाते हैं, तो उसका भी मैं आप सभी को उत्तर बताऊंगा, यानी हर एक प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए स्टूडेंट, एक ही सेकंड लगेगा, कर लीजिए, छोटा भाई बड़ा भाई समझकर। चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि सीमांत त्रुटि गुण हाश नियम लागू होने के लिए आवश्यक है कि वस्तु का निरंतर उपभोग व इकाइयों का परिमाण समान हो, स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उपरोक्त कथन के स्पष्टीकरण हेतु निम्नलिखित 2 बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। पहला है वस्तु की इकाइयों का उपभोग निरंतर होना चाहिए। वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग निरंतर एक ही समय पर बिना किसी समय अंतराल होना चाहिए। उपभोग में समय का अंतर होने पर ये नियम, यहाँ पे देखिए, होने पर ये नियम क्रियाशील नहीं होगा। उदाहरण के रूप में कि यदि सुबह को एक रोटी ग्रहण की गई तथा दूसरी रोटी रात्रि को दिन भर परिश्रम करने के पश्चात खाई जाए तो दूसरी रोटी से पहली रोटी की तुलना में अधिक तुष्टि गुण प्राप्त होगा। ये इसका उदाहरण है, आप लोग समझ सकते हो। ये देखिए बहुत बढ़िया सी उदाहरण भी दिया गया जिससे कि समझने में कोई प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है, और आप प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसको अच्छे से समझ पाओगे। सेकंड जो पॉइंट है कि वस्तु की इकाइयों का परिमाण समान होना चाहिए, परिमाण जो है समान होना चाहिए। इस नियम के क्रियाशील होने के लिए ये आवश्यक है कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई का आकार एक समान होना चाहिए। जो प्रत्येक का जो इकाई का आकार है वो एक समान होना चाहिए। इसमें भी उदाहरण है कि यदि किसी वस्तु या किसी, यहाँ पर देखिए, यदि किसी व्यक्ति, यहाँ पर वस्तु नहीं है, व्यक्ति को दिए जाने वाले पहले केले का वजन 10 ग्राम तथा दूसरे केले का वजन 20 ग्राम है तो केले का परिमाण बदल जाने के कारण दूसरे केले से व्यक्ति को अधिक तुष्टिगुण प्राप्त होगा। तो ये जो प्रश्न था आप लोगों का 19 नंबर प्रश्न, उसका मैंने उत्तर दे दिया है। अब आ जाइए 20 नंबर प्रश्न पर। यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। वैधानिक तरलता अनुपात से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताइए। तो जो वैधानिक तरलता अनुपात है इसका हमें उत्तर देना है, परिभाषा देना। देखिए तात्पर्य हो जाएगा या आशय हो जाएगा या परिभाषा हो जाएगा, एक ही है, इसका उत्तर एक ही होगा। आप ये मत समझ लीजिएगा कि प्रश्न अलग प्रकार के हैं, एक ही प्रश्न होता है, बस एग्जामिनर जो है घुमा फिरा कर पूछ लेता है। देखिए 6 नंबर का ये प्रश्न है भैया, 6 नंबर आपको दिया जाएगा, ध्यान से इसका उत्तर देखिए। ये वो अनुपात होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यापारिक बैंक को सदैव अपने निवल मांग और मियादी यहाँ देखिए देयताओं का एक निर्धारित भाग तरल समाप्ति जैसे रोकड़, स्वर्ण तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियां आदि के रूप में स्वयं के पास अनिवार्य रूप से रखना होता है। अन्य रूप से क्या है, अनिवार्य रूप से रखना होता है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अनुसार व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा का क्रम से क्रम 25% यानी अधिकतम 40% तरल संपत्ति के रूप में रखना होता है। वैधानिक तरलता अनुपात की निचली सीमा को 2007 से समाप्त कर दिया गया है। 2007 से क्या कर दिया गया भैया, समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो 20 नंबर प्रश्न था इसका भी मैंने आप सभी को उत्तर बता दिया है। अच्छे से आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 21 नंबर की व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है और ये हर साल, ऑलमोस्ट हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है अर्थशास्त्र में ये प्रश्न, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग देखिए कैसे लिखना रहेगा। उत्तर देखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसके अंतर्गत यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत या देखिए इसके अंतर्गत आर्थिक इकाई के एक भाग का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक
उत्पादक, एक उपभोक्ता। दूसरा है संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन इसका मुख्य उद्देश्य है। और तीसरा जो है मांग एवं पूर्ति इसके मुख्य उपकरण है। जो मांग एवं पूर्ति है इसके क्या भैया, मुख्य उपकरण है। और चौथा है इसकी मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य समस्या है वो कीमत निर्धारण है। और पांचवा है व्यष्टि मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, कीमत निर्धारण आदि इसके उदाहरण है। तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र से अलग बनाती हैं। अब आइए देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के विचार को। इसमें सबसे पहला जो विचार है कि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक वृहत इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो है इसमें कि संसाधनों का पूर्ण रोजगार एवं विकास इसका उद्देश्य है। उसके बाद में तीसरा है इसका मुख्य उपकरण, तीसरा जो है भैया कि इसका मुख्य उपकरण समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति है। और चौथा है इसकी मुख्य समस्या, इसकी जो मुख्य समस्या आय एवं रोजगार का निर्धारण है। और पांचवा है राष्ट्रीय आय, मुद्रा स्फूर्ति, देखिए स्फीति, मौद्रिक आपूर्ति आदि इसके उदाहरण हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं स्टूडेंट समष्टि अर्थशास्त्र के और ये 5 पॉइंट हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के। और दोनों को आप देख सकते हो। 22 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अधिक तथा न्यून मांग की समस्याओं का कैसे सामना किया जा सकता है इसके बारे में बताइए। देखिए 6 नंबर का ये भी प्रश्न है, यानी हर एक लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 6 नंबर का रहने वाला है। उत्तर देखिए, मौद्रिक तथा राजकोषीय उपकरणों का प्रयोग करके अधिक तथा न्यून मांग की समस्याओं का सामना किया जा सकता है। राजकोषीय उपकरण आय तथा व्यय नीति के इर्द गिर्द रहते हैं, जबकि जो मौद्रिक उपकरण अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के विनियमन से संबंधित है। अधिमांग की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को अपने व्यय को कम करने तथा अपनी आय को बढ़ाने की आवश्यकता है। अपनी आय को बढ़ाने की क्या है, आवश्यकता है। इसी प्रकार न्यून मांग, यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार न्यून मांग की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को व्यय को बढ़ाने तथा आय को कम करने की आवश्यकता है। तो ये जो आपका प्रश्न था कि अधिक तथा न्यून मांग की समस्याओं को कैसे सामना किया जा सकता है, इसके बारे में इसका फुल आंसर था, फुल उत्तर था। अब आ जाइए 23 नंबर प्रश्न पर, अतिरेक मांग और न्यून मांग में क्या अंतर है। देखिए जैसे अभी मैंने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया, इसका अंतर बताया, वैसे ही अतिरेक मांग है और न्यून मांग है, तो इसमें भी अंतर है। चलिए इसका उत्तर देखिए, अतिरेक मांग और न्यून मांग के निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला अंतर देखिए अतिरेक मांग के सबसे पहला अंतर देखिए कि इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जहां अर्थव्यवस्था में एडी, देखिए एडी यहाँ पर देखिए ए और डी पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप एएस से अधिक होती है। दूसरा है ये स्फीतिक अंतराल की तरह से ले जाती है, जो स्फीतिक अंतराल की तरह से ले जाती है। और तीसरा है यह मुद्रास्फीति की तरह ले जाती है, अर्थात ये सामान्य कीमत स्तर को बढ़ाती है। और चौथा यहाँ पर है क्या है कि ये पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन दर्शाती है। और पांचवा है ये प्रत्याशित व्यय की अधिकता के कारण होती है, अर्थात उपभोग व्यय, निवेश व्यय आदि में वृद्धि के कारण। अब आ जाइए न्यून मांग में, पहला इसमें कि इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जहां अर्थव्यवस्था में एडी पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप एएस से कम होती है, यहाँ पर अधिक होती है, यहाँ पर कम होती है। देखिए दूसरा है ये अस्फीति अंतराल की तरह ले जाती है, स्फीतिक अंतराल की तरह ले जाती है, और ये इस तरीके से अस्फीतिक अंतराल की तरह ले जाती है। तीसरा है ये अस्फीतिक की तरह ले जाती है, अर्थात ये सामान्य कीमत स्तर से कमी लाती है। ठीक है, यहाँ पर स्तर को बढ़ाती है, यहाँ पर कमी लाती है। और चौथा है ये अल्प रोजगार संतुलन दर्शाती है, ये अल्प रोजगार संतुलन को दर्शाती है, बाद में दर्शाती है, ये अल्प कुशल, यहाँ पर देखिए रोजगार संतुलन को दर्शाती है, रोजगार के बाद संतुलन को दर्शाती है। और पांचवा है ये प्रत्याशित व्यय में कमी के कारण होती है, अर्थात उपभोग व्यय निवेश, देखिए उपभोग व्यय निवेश व्यय आदि में गिरावट के कारण होता है। तो ये जो अतिरेक मांग और न्यून मांग है, इसमें देखिए ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, इसका अपोजिट है। ठीक है, जिस तरीके से होता है ना एक प्रकार से जो है खनिज, फिर अखनिज, ठीक है, उसके बाद में एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि खनिज अखनिज हो गया, उसके बाद में एक और होता है धातु, ठीक है, अधातु, तो उसका मतलब अपोजिट है अतिरेक मांग और न्यून मांग। तो ये दोनों एक मैंने इसका परिभाषा बता दिया और आप देख सकते हो पेपर में। इसी तरीके से प्रश्न भी पेपर में दिए जाएंगे और जो मैं उत्तर बता रहा हूँ इसी तरीके से बॉक्स में लिखना है। कॉपी कैसे लिखना है अर्थशास्त्र का, यूट्यूब पर वीडियो सर्च करोगे 1,15,000
1,00,000 से यानी ज़्यादा स्टूडेंट यानी 1,15,000 स्टूडेंट ने वो वीडियो देख लिया है, अर्थशास्त्र की कॉपी कैसे लिखें। आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में सर्च कर लीजिएगा क्लास 12 इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखें, मेरा ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में, अच्छे से समझ लीजिए ना भैया पेपर को। 24 नंबर प्रश्न देखिए इस पेपर का, मांग का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। आखिरी प्रश्न हो सकता है शायद, जी हाँ आखिरी प्रश्न है लघु उत्तरीय का, 6 नंबर इसमें दिया जाएगा। मांग का अर्थ एवं परिभाषा भैया लिखना है। उत्तर है अर्थशास्त्र में मांग से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की उस संभव मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। अर्थशास्त्र में मांग को विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया। भिन्न भिन्न रूपों में क्या किया गया, परिभाषित किया गया। इसमें थोड़ा और भी आंसर है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें है जो आपके जो है मांग के अर्थ में प्रोपेंशन के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करने की वो इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें खर्च करने की तत्परता हमारे अंदर हो, मांग है। वो क्या है भैया, मांग है। जब देखिए बोबर के अनुसार मांग से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो किसी बाजार में होता है। मांग देखिए मांग क्या होता है भैया, हमारा ज़रूरत होता है, और इसी के बारे में 2 अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में बताया है। ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर देने वाले हो पूरा वीडियो भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो मेन परीक्षा है आप लोगों का 24 फरवरी को शायद पेपर है आप लोगों का अर्थशास्त्र का, जी हाँ 24 फरवरी को अर्थशास्त्र का पेपर है और उसमें भी ये सारे प्रश्न आएंगे। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो 1 सेकेंड लगेगा, कर लीजिएगा। इसी तरीके से और वीडियो आएगा स्टूडेंट। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आप सभी को 95% जो दिलाना है आप सभी को, बस मेहनत कीजिए, हमारे साथ में हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तैयारी कराएंगे इस तरीके से कि फाड़ दोगे पेपर में जाकर। अब आ जाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर, इसको भी देख लेते हैं। देखिए विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है आपके पेपर में मैं बात करूँ तो हर साल ये आता है। ठीक है, और 10 नंबर का होता है एक प्रश्न। जैसे कि 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मांग के नियम को चित्र सहित समझाते हुए मांग में परिवर्तन एवं मांगी गई मात्रा में अंतर बताइए। देखिए प्रश्न पहले अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसके उत्तर के बारे में बताऊंगा कैसे इसका उत्तर का पता चलेगा। अथवा करके देखिए, औसत लागत वक्र यू आकृति का क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। तो ये 2 प्रश्न हैं, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर कॉपी में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अभी आप इन दोनों प्रश्नों को होल्ड करके रखिए। अब आ जाइए 26 नंबर प्रश्न पर। जब एक वस्तु की कीमत प्रति इकाई 12 से बढ़कर 15 रुपये हो जाती है तो उत्पादक 50% अधिक की आपूर्ति करता है। पूर्ति कीमत लोच क्या है, यानी देखिए पूर्ति जो कीमत लोच क्या है इसके बारे में बताना है। इसमें भी भैया अथवा दिया है, अथवा करके दिया है 10 नंबर प्रश्न की स्वतंत्र, या देखिए 10 नंबर का ही भैया एक प्रश्न है, जब आप उत्तर दोगे तो 10 नंबर मिलेगा। देखिए स्वतंत्र तथा सुविधाजनक मंदों को विस्तार पूर्वक लिखिए। कितने शब्दों में विस्तृत उत्तरीय यानी अर्थशास्त्र में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है, 300 शब्दों में लिखना रहेगा। ठीक है, 300 शब्दों में जब आप जाकर लिखोगे तब आपको 10 नंबर एग्जामिनर देगा। इसमें देखिए 27 नंबर प्रश्न भी दिया है कि निर्यातों पर विदेशी मुद्रा के प्रभाव की विस्तार से व्याख्या कीजिए। 10 नंबर का भैया ये भी प्रश्न है, यानी 3 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको यानी 6 प्रश्न दिए जाएगा, 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। 30 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा पेपर में, जब आप उत्तर दोगे तभी मिलेगा। अथवा करके देखिए अगला प्रश्न, आय के चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो टोटल आपके पेपर में विस्तृत उत्तरीय के 6 प्रश्न होते हैं। पेपर में आपको 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन फिलहाल आपको इन जो 6 प्रश्नों को तैयार कर लेना है। कॉपी में लिख लीजिए, इसका उत्तर जो है आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। आपके अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मिल जाएगा। और इसका आंसर जब आप याद कर लोगे तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए चित्र की सहायता से समझाना है। कॉपी वाली वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आपको इस सभी का चित्र भी बनाना रहेगा। तो ये पूरा वायरल पेपर था प्री बोर्ड जो है इकोनॉमिक्स का। पीडीएफ जो हमारे द्वारा ही बनाया गया सिम स्टडी नॉलेज द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आप सभी के लिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो बनाता हूँ, हिंदी इंग्लिश और भी सभी सब्जेक्ट का। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, वीडियो काफ़ी मेहनत लगा है वीडियो बनाने के लिए। शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के पास जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है। देखिए बहुत कम स्टूडेंट होते हैं इकोनॉमिक्स में जो कि अच्छे जो है बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, और अच्छे स्कोर लेकर आना है तो मैं दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, शेयर कर
दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए। फॉलो नहीं किए भैया इंस्टाग्राम पर तो फॉलो भी कर लीजिएगा, शिवम स्टडी नॉलेज मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, और ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर भी। ये जो मैं फ्री में पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर देता हूँ, कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ, मैं फ्री में पीडीएफ देता हूँ। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आप सभी के साथ साझा करता हूँ।